प्रकार। अव्यय के 4 प्रकार हैं। एक क्रिया विशेषण अव्यय। जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय के भी 4 उपभेद प्रकार हैं। ये उपभेद केवल जानकारी के लिए दिए गए हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण। एक अव्यय क्रिया का काल बताकर उसकी विशेषता सूचित करते हैं। जैसे बस तुरंत चल पड़ी, वे कल आएंगे, हामिद जल्दी आएगा, पहले आप जाएंगे। इन वाक्यों में तुरंत, कल, जल्दी, पहले ये शब्द क्रिया का संबंध बताते हैं, समय बताते हैं, इसलिए वे कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। अव्यय कहते हैं, क्या कहते हैं? तुरंत, कल, जल्दी, पहले। ये क्रिया कब होने वाली है उसका समय बताता है, इसीलिए इसे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो अव्यय क्रिया का स्थान बताते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मैं किनारे में दूर खड़ा था, वे इधर गए थे, आप यहाँ बैठिए। इसमें इन वाक्यों में दूर, उधर, यहाँ ये शब्द क्रिया का स्थान बताते हैं। कौन सी क्रिया का किस स्थान पर हुई है इसलिए ये स्थान बताते हैं, इसलिए ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो अव्यय क्रिया होने की रीति ढंग बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी, अचानक पानी बरसने लगा, कमल झटपट तैयार हो गया। यहाँ धीरे धीरे, अचानक, झटपट, इन शब्दों में क्रिया किस तरह से हुई वो उसकी रीति सूचित होती है, इसलिए ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। अब हम देखेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो अव्यय क्रिया का परिमाण बताकर उसकी विशेषता सूचित करते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे रमेश बहुत बोलता है, दादाजी कम सोते हैं, पानी ज़्यादा बरसा। यहाँ बहुत, कम, ज़्यादा ये अव्यय अपने अपने क्रिया का परिमाण बताते हैं, इसलिए ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। अब दूसरा अव्यय है संबंध सूचक अव्यय। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द से सूचित करता है उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। क्या है? संज्ञा और सर्वनाम के बाद आकर भी संज्ञा या सर्वनाम का उससे कोई संबंध होता है और उसी संबंध के द्वारा वाक्य किसी दूसरे शब्द से सूचित करता है उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। जैसे लड़का माँ के साथ आया, यह 7 शब्द अव्यय है। यह संज्ञा माँ का संबंध आया क्रिया से जोड़ता है। सब ईदगाह की ओर चले, यह और शब्द अव्यय है। यह संज्ञा ईदगाह का संबंध क्रिया चले से जोड़ता है, इसलिए यह 7 आया और ये शब्द क्या है? संबंध सूचक शब्द। अब मेरे घर के सामने मंदिर है, यह सामने शब्द अव्यय है। यह संज्ञा घर का संबंध दूसरी संज्ञा मंदिर से जोड़ता है। घर का संबंध किससे जोड़ता है? घर के सामने मंदिर, घर का संबंध मंदिर से जोड़ता है। इस प्रकार 7 और सामने संबंध सूचक अव्यय है। अन्य संबंध सूचक अव्यय के पहले, के बाद, के बाहर, के भीतर, की ओर, से बाहर, की तरफ, के आगे, के पीछे आदि संबंध सूचक अव्यय के पहले के, की, या से विभक्ति आती है वो क्या है? संबंध सूचक अव्यय। अब समुच्चय बोधक। तीसरा अव्यय क्या है? समुच्चय बोधक। जो अव्यय 2 शब्दों या 2 वाक्यों को जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे आशा और लता सगी बहनें हैं,
लड़का आया और तुरंत वापस चला गया। डॉक्टर ने कहा है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। सुमन स्कूल नहीं आई क्योंकि वह बीमार है। इन वाक्यों में और, की, क्योंकि समुच्चय बोधक अव्यय है। अन्य समुच्चय बोधक अव्यय तथा, परंतु, लेकिन, या, अथवा, इसलिए, तो, नहीं, तो आदि समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, जिनसे वाक्य जुड़े जाते हैं। विस्मयादिबोधक अव्यय, जो अव्यय हर्ष, शोक, घृणा आदि मनोभावों व्यक्त करते हैं, उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे, वाह क्या मिठाई है, इसमें हर्ष यानी कि खुशी की बात आए। हाय मैं लूट गया, इसमें क्या है, शोक का भाव दिखाई देता है। छी यह कितनी गंदी जगह है, इसमें क्या दिखाई देता है, घृणा की भावना दिखाई देती है। शाबाश इसी तरह आगे बढ़ते रहो, इसमें प्रशंसा की भावना दिखाई देती है। अरे आप यहाँ कैसे, आश्चर्यजनक वाक्य है। इसमें वाह, हाय, छी, शाबाश, अरे ये सभी शब्द है इन वाक्यों में। वो कैसे, हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा और आश्चर्य जैसे मनोभावों को से व्यक्त हुए वाक्य है। इसलिए इसे इन वाक्य ये सब क्या है, ये सब आगे वाले शब्द है वो विस्मयादिबोधक अव्यय है। जो मनोभाव दिखाई देते हैं वो विस्मयादिबोधक अव्यय है। अन्य विस्मयादिबोधक अव्यय ओह, अफ, बापरे, ठीक, अच्छा आदि भी विस्मयादिबोधक अव्यय कहे क्या कहे जाते हैं, ओह, उफ, बापरे, ठीक, अच्छा आदि वो सब विस्मयादिबोधक अव्यय कहे जाते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे काल परिचय। परिभाषा क्रिया से जिस रूप से उसके समय का बोध होता है उसे काल परिचय कहते हैं। पहला काल है वर्तमान काल, उसमें भी विभाग है। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, 3 भागों में वहेंचे जाते हैं। वर्तमान काल को तीन रूप से दिखाई देता है। सामान्य वर्तमान काल, क्रिया के इस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया वर्तमान समय में हुई है, परंतु इससे कार्य का पूर्ण होना या अपूर्ण रहना प्रकट नहीं होता। तो इसके वाक्य क्या है, मैं फल खाता हूँ, हम फल खाते हैं, वे फल खाते हैं। क्रिया हुई, वर्तमान में जो क्रिया है हो रही है उसकी बात यहाँ दिखाई देती, लेकिन वो पूर्ण भी नहीं है और अपूर्ण भी नहीं है। वो दूसरा है अपूर्ण वर्तमान का। क्रिया के इस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया वर्तमान में जारी है, पूरी नहीं हुई। मैं फल खा रहा हूँ, हम फल खा रहे हैं, वे फल खा रहे हैं। इसमें क्रिया हो रही है लेकिन पूरी हुई नहीं है, इसलिए वो अपूर्ण वर्तमान काल वाक्य है। पूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के इस रूप से यह बोध होता है कि जो कार्य आरंभ हुआ था वह वर्तमान काल में समाप्त हो गया। क्या कहते हैं, क्रिया का जो आरंभ हुआ था इसे वह वर्तमान में पूर्ण हो गया, समाप्त हो गया। ये वाक्य वो पूर्ण वर्तमान काल में माना जाता है। मैंने फल खाए हैं, हमने फल खाए हैं, उन्होंने फल खाए हैं, यानी कि इन सब में फल खा लिए हैं, इसलिए यह क्रिया यह पूर्ण हो गई है, इसलिए उसे क्या कहता है, पूर्ण वर्तमान काल। अब दूसरा है भूतकाल। इनके 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। पहला है सामान्य भूतकाल और दूसरा है अपूर्ण भूतकाल। पहला है सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं, तो क्रिया के इस रूप से यह बोध होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय समाप्त हो चुका है, परंतु इससे यह पता नहीं चलता कि क्रिया बहुत समय पहले पूर्ण हुई
अथवा अपूर्ण रही है। क्या कहते हैं कि कार्य पूर्ण समाप्त हो चुका है, पर अभी चलता है कि क्रिया बहुत समय पहले पूर्ण हुई कि अपूर्ण रही, ये पता चलता नहीं। मैंने फल खाए, हमने फल खाए, उन्होंने फल खाए, लेकिन कब फल खाए वो पता चलता नहीं है। अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के इस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया भूतकाल में आरंभ हुई, पर बोलने वाले या लिखने वाले का जिस समय की ओर संकेत है उस समय तक क्रिया समाप्त नहीं हुई, अर्थात वह अपूर्ण है। क्रिया हुई लेकिन पूर्ण हुई नहीं, उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। मैं फल खा रहा था लेकिन खाया नहीं। हम फल खा रहे थे, वे फल खा रहे थे। इन वाक्यों में क्रिया का आरंभ हुआ है लेकिन क्रिया पूर्ण हुई नहीं। इसे क्या, इन वाक्यों को क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अब तीसरा भूतकाल है पूर्ण भूतकाल। तो क्रिया के इस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया निकट भूतकाल में नहीं किंतु बहुत पहले समाप्त हो चुकी है। क्या कहते हैं कि पूर्ण भूतकाल, क्रिया भूतकाल में पूर्ण नहीं हुई लेकिन उसके पहले, थोड़ी देर पहले समाप्त हो चुकी है, वो पूर्ण भूतकाल के रूप में माना जाता है। मैंने फल खाए थे, हमने फल खाए थे, उन्होंने फल खाए थे। इस वाक्य में थोड़े समय पहले ही क्रिया समाप्त हो, फल खा चुके थे, इस बात का बोध होता है। इसे क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल। अब आगे का भूतकाल है, आगे का जो है काल, वो क्या है? भविष्य काल। उसे सामान्य वर्तमान काल के रूप में भी कह सकते हैं। क्रिया के इस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया अभी शुरू नहीं हुई, क्रिया आने वाले समय में होने वाली है। क्या कहते हैं कि क्रिया शुरू नहीं हुई पर थोड़ी देर बाद ये क्रिया होने वाली है, ये ऐसा व्यक्त होता है। वो उसे क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल यानी कि भविष्य काल। मैं फल खाऊंगा, हम फल खाएंगे, वे फल खाएंगे। इसमें फल खाने की क्रिया होने वाली है, इसको यह दर्शाता वाक्य है, इसलिए उसे भविष्य काल अथवा सामान्य वर्तमान काल कहे जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे उपसर्ग के बारे में। नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए। तो अब हम ये वाक्य पढ़ते। यह सरासर अन्याय है। लोग विदेशी वस्तुएं क्यों पसंद करते हैं? भारती आशीष से नाखुश थे। तुम बड़े बदतमीज हो। वह बेकसूर था। आपने क्या लाजवाब बात कही है। इनमें से जो अन्याय, विदेशी, नाखुश, बदतमीज, बेकसूर, लाजवाब ये शब्द है वो क्या है? उपसर्ग है। इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों की रचना देखिए। अन्याय, तो अ प्लस न्याय, इन दोनों शब्दों को मिलाते हुए शब्द बनाए अन्याय। दूसरा है विदेशी, तो वी प्लस देशी तो विदेशी। ना प्लस खुश तो नाखुश। बद प्लस तमीज तो बदतमीज। बे प्लस कसूर तो बेकसूर। ला प्लस जवाब तो लाजवाब। यहाँ न्याय, देशी, खुश, तमीज, कसूर और जवाब में यह मूल शब्द, इन शब्दों के पहले अनुक्रम से अ, वी, ना, बद, बे और ला, ये आगे के या ये अक्षर समूह लगाए गए हैं, इसलिए मूल शब्द का अर्थ बदल गया है। मूल शब्द के पहले लगने वाले ऐसे अक्षरों या अक्षर समूहों को उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल शब्द जो है न्याय, खुशी, कसूर, देशी, तमीज, झाप,
उनके आगे जो शब्द लगाए गए हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग लगाने से कभी कभी शब्द का अर्थ अधिक प्रभावशाली बन जाता है। जैसे प्र प्लस यत्न, प्रयत्न, प्र प्लस बल, प्रबल आदि। उपसर्गों का प्रयोग विरुद्धार्थी शब्द बनाने के लिए भी होता है। जैसे न्याय तो अन्याय, गुण तो अवगुण, मान तो अपमान।